हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की पोस्ट का सीरीज 2 में। क्योंकि 1 में हम लोगों ने कर रखा था क्या, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 1 घंटे 17 मिनट में पूरी की पूरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये दोनों कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो उसके बचे हुए पार्ट हैं मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, उसको कंप्लीट करेंगे। 30 से 40 मिनट मुझे लगता है लगेगा और उसमें हमारी सारी की सारी रिवीजन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये चल रही है पॉडकास्ट सीरीज जहां आपको देखना कुछ नहीं है, बस आपको अपने कान में लगाना है ईयरफोन और ब्लूटूथ और कनेक्ट करना है और बस उसको सुनते रहना है अपने फ्री टाइम में। एग्जाम से पहले अगर आपने 2 बार इसको सुन लिया तो आपकी बिजनेस मैनेजमेंट की कोई भी डाउट नहीं रहेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं क्या होता है। नहीं आइए देखिएगा जी, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो एचआरएम वाला पार्ट जो था हमने देखिए ये यहां से लेकर पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट ये यहां तक का पार्ट पूरा सारा कर लिया है। ठीक है, आज जो बचा हुआ पार्ट है ये पार्ट हम सारा खत्म करेंगे। नहीं, हाँ जी सर, तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में। और बस आपको एक चीज और याद रखना है, क्या ये 4 रूल्स मैंने, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाके देखिए, इसमें ये 4 रूल्स मैंने बताए हैं कि आपको फ्री टाइम में सुनना है। अगर स्पीड ज्यादा या कम हो रहा है तो आप उसको यूट्यूब के थ्रू अपना कंट्रोल कर लीजिए, ज्यादा हो रहा है थोड़ा कम कर लीजिए और कम हो रहा है थोड़ा ज्यादा कर सकते सुन सकते हैं। और तो अगर आप पॉसिबल है आपका ये चीज सुनना तो सुबह 4 से 6 के बीच में सुनिएगा, जिससे आपका क्या होगा और बेहतरीन तरीके से लर्निंग होगी और चीजें और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। और एक चीज और कि इसको बस, चूंकि देखने को कुछ नहीं है तो इसको बस ध्यान से सुन लीजिएगा, आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी, इसका मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो चलिए चलते हैं क्लास में। मेरा चेहरा ऑलरेडी नहीं दिखेगा क्योंकि आपको मेरा चेहरा देख के कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्लास में, आइएगा जी। 1 मिनट दीजिएगा, बस शुरू करते हैं अपन, है ना जी। देखिएगा जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सब सर इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट हुआ था, मतलब मैनेजमेंट किस किस तरीके से आया था, नहीं बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें बताई गई थी। तो सबसे पहला जो चीज था वो था जी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं जब सबसे पुराने वाले लोग जो होते हैं ना, सबसे पुराना, वो उन्होंने जो थ्योरी दे के रखी है। तो सबसे पहला थ्योरी था साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और फिर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है न्यू क्लासिकल, जिसमें हॉथर ने एक्सपेरिमेंट दिया था, अल्टन मायो ने, और उन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी की बात करी थी। और तीसरा है जी मॉडर्न थ्योरी, जिसमें अपने सिस्टम अप्रोच और कंटीजेंसी अप्रोच, ये 2 अप्रोच को सीखना है। चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे करके आगे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। देखिएगा जी, जो सबसे पहला जो थ्योरी है वो है आपका क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट। सर किसने दिया है? FW टेलर ने दिया है। और ये किसकी बात करता है? ये बात करता है जी इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी की। नहीं, हाँ जी, तो ये इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि सर ये जो बात कर रहा है टास्क सुपरविजन और मोटिवेशन, इसकी बात कर रहा है। बोल रहा भाई साहब कोई भी जो वर्कर्स होते हैं उनकी इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। इन्होंने 3 बातें कही है साइंटिफिक मेथड में। बोला एक काम को करने का सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका हो सकता है, द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन, है ना। और इन्होंने 3 बातें कही है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द जॉब विद द करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट। एक तो सही पर्सन को लगाना सही औजार के साथ, तो ये एक बात इन्होंने कही है। दूसरा क्या बोला? हैविंग अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, दूसरा जो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड यूज करना चाहिए। और तीसरा बोला इकोनॉमिक इंसेंटिव देना जरूरी है किसको? वर्कर को। अगर आप वर्कर को इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं देते हैं तो वो काम नहीं करेगा। सो ओवरऑल साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी बात कर रहा है? फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्कर्स प्रोडक्टिविटी की। किसने दिया? FW टेलर ने। टास्क सुपरविजन मोटिवेशन इसकी बात करी है उन्होंने। और साइंटिफिक मेथड में इन्होंने क्या कहा कि एक काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। अब देखिएगा जी, इनके जो फंक्शंस है इनमें इन्होंने 5 तरह के फंक्शन की बात की है। एक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब होता है कि टोटल 8 तरीके के लोग होंगे जिसके अंडर एक वर्कर्स काम करेगा। अब सोच लीजिए कि 8 तरीके के लोग में एक वर्कर काम करेगा तो उतना कितना कंफ्यूज रहेगा। अब ये बोल रहा है कि दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि भाई साहब अगर
एक आदमी को आप इतना सारा लोगों से काम कराओगे तो वो क्या होगा, उस चीज के लिए वो एक्सपर्टीज बन जाएगा नहीं। हाँ, तो इसमें किसकी बात, फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या बोला गया है कि 8 तरीके के लोगों के जिसके अंदर एक आदमी काम करेगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये अब इसके अंदर देखिएगा दो चीजों की बात की गई है कि फैक्ट्री में मैनेजर किस किस तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्लानिंग इंचार्ज, एक होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 चीजें आती है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क और स्कोप डिसिप्लिनरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर आती है गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। सर ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। दूसरा है इसका फंक्शन है जी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका वर्क करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तीसरा है जी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि आप जो टाइप, क्वालिटी, साइज, वेट कर रहे हैं वो सिंपल वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जूता का साइज अगर आप ले रहे हैं तो 0.15, 0.12 ऐसा होना चाहिए, 1 2 3 4 करके एक बेस्ट तरीका होना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन भी सही तरीके से होनी चाहिए। तो 3 हो गया, फंक्शनल फॉर्मेशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, और तीसरा है सिंप्लीफिकेशन। चौथा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। तो साइंटिफिक स्टडी में इन्होंने 3-4 बातें करी है कि एक मेथड जो होना चाहिए वो कम से कम कॉस्ट लगे ऐसा मेथड को यूज करे और मैक्सिमाइज करे क्या, कंज्यूमर की क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन को। तो कम से कम कॉस्ट लगे और ज्यादा क्या हो, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके। दूसरी है मोशन स्टडी। बोला है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अननेसेसरी इमोशन जो है, जो खराब इमोशन है उसको हटाने का काम करती है कहाँ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में। तीसरा है टाइम की स्टडी की बात करी है उन्होंने कि एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाना चाहिए किसको, लेबर को। और चौथा बात करी उन्होंने फटीग स्टडी की। फटीग स्टडी होता है भाई साहब कि जो काम के दौरान मिलने वाला जो गैप होता है, जैसे आपको कंटिन्यूसली 12 घंटे काम करने के लिए कहा जाए तो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर आपको बीच में गैप दिया जाए, आपको ब्रेकफास्ट के लिए दिया जाए, कुछ नाश्ते वास्ते दिया जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, आपके वर्कर्स जो होंगे मोटिवेट रहेंगे। तो ये चौथा नंबर में क्या था, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, और जिसमें 4 चीजें थी। मेथड स्टडी कि आपका कॉस्ट कम और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा। दूसरा मोशन स्टडी कि अननेसेसरी इमोशंस को हटा देना है। तीसरा टाइम स्टडी जिसमें आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड लेवल ऑफ टाइम देना है। चौथा नंबर फैटिग स्टडी जहां पे आपको टाइम, वर्क, काम के बीच में आपको क्या गैप देना है। और पांचवा है डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। बोल रहा है भाई साहब जितना ज्यादा वेज रेट रहेगा उतना वर्कर्स काम करेंगे, जितना वेज रेट कम रहेगा उतना वर्कर्स कम काम करेंगे। नहीं, तो ये 5 चीजें थी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफिकेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क और डिफरेंशियल वेज सिस्टम। अब आ जाइए जी इसके क्रिटिसिज्म क्या है। देखिएगा जो साइंटिफिक जो है फैक्ट्री मैनेजमेंट के लिए काम करता है, ये इसको यहाँ पे इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और इन्होंने ये क्या बोल रहा है कि इट इज नॉट रियली साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट है ये। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया जी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की कहानी खत्म। अब चलते हैं दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव या फंक्शनल मैनेजमेंट। इसको किसने दिया, इसको दिया है जी हेनरी फेयोल ने। अब इन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करी है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, हर जगह एक्सेप्टेबल है। इन्होंने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया है, इसीलिए इन्होंने एक वर्ड बोला है, प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो अब इसके बाद देखते हैं इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया। सबसे पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में इन्होंने कहा है कि काम को बांट दो। अगर काम को बांटोगे तो वर्कर्स के बीच में स्पेशलाइजेशन जाए। जैसे लोग 10 लोग हैं और 10 लोग को अलग अलग काम दे दिए, तो वो एक इंडिविजुअल जो होगा उसकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी और वो स्पेशलाइजेशन के साथ काम करेगा। उसके बाद है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑथोरिटी मतलब होता है पावर टू गिव ऑर्डर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है आस्क फॉर ओबीडियंस। मतलब ऑथोरिटी होता है, जैसे मैं आपके साथ एक ऑथोरिटी हो सकता हूं, मैं आपको बोलूंगा ठीक है चलो तुम ये वाला याद कर लो, और आप क्या होगे, रिस्पॉन्सिबल होगे कि उसको याद करोगे, ऑडियंस की तरह मानोगे इस चीज को। तो ये वाला भी बात उन्होंने कहा है। तो पहला प्रिंसिपल क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, और दूसरा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा डिसिप्लिन की बात करिए कि अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो मैनेजमेंट अच्छे तरीके से चलेगा। चौथा यूनिटी ऑफ कमांड। अब बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक ही आदमी या एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर से काम मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। उसके बाद है फिफ्थ नंबर में बोलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये क्या बोल रहा है कि वन एंड द सेम ऑब्जेक्टिव फॉर द होल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वन लीडरशिप वन प्लान होना चाहिए कि भाई साहब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वही हर एक वर्कर्स का ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर का प्रिंसिपल बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सबसे पहले, बाद में रखना है अपना इंटरेस्ट। जैसे कि अगर आपने चक दे इंडिया देखा होगा तो वहां पे एग्जांपल देता है, बोलता है भाई साहब क्या कि सबसे पहले देश,
फिर देश के लिए खेलो सबसे पहले, फिर टीम के लिए खेलो, और अगर थोड़ा बहुत ताकत बच गया तो फिर अपने लिए खेलो। इसका मतलब क्या कि जो जनरल इंटरेस्ट है उसको बाद में रखिए, पहले जनरल इंटरेस्ट है उसको पहले रखिए, और इंडिविजुअल जो अपनी खुद के इंटरेस्ट है उसको बाद में रखिए। 7 नंबर बोलता है रिम्यूनरेशन। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिम्यूनरेशन बोले तो सैलरी अच्छा दोगे तो सब लोग रहेंगे, सेटिस्फैक्टरी दोगे तो सब लोग रहेंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे सब लोग छोड़ के। तो 7 नंबर था जी रिम्यूनरेशन। 8 नंबर है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, नहीं जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। उसके बाद है जी 9th में स्केलर चेन। स्केलर चेन बोलता है कि चेन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक, जो हाईएस्ट अथॉरिटी से नीचे वाले रैंक तक आते हैं उसको सब हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। ऑर्डर, एक 10th नंबर में है जी ऑर्डर। ऑर्डर बोलता है कि राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट प्लेस पर सब कुछ दिया जाए, मतलब एक छत के नीचे सारा कुछ अवेलेबल हो जाए। उसके बाद है जी इक्विटी। इक्विटी बात करता है कि हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होना चाहिए, नहीं चाहे वो लोअर लेवल हो, अपर लेवल हो या मिडिल लेवल हो। उसके बाद 12th नंबर है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनियल। बोलता है कि हर एक वर्कर्स की स्टेबिलिटी होनी चाहिए तभी वो काम कर पाएगा, अदरवाइज उसको अगर ये डर लगा रहेगा कि नहीं इसको कंपनी कभी भी इसको निकाल सकती है तो वो काम करने में दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद ये 13 में है इनिशिएटिव। हर किसी वर्कर्स के इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करना चाहिए। और 14 जो प्रिंसिपल है वो कहता है एस्पिरेट डी क्रॉप्स, मतलब टीम वर्क क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे क्या 14 प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन of individual interest to general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative and aspirate D corps। ये हो गया जी आपका क्या खत्म, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट खत्म, जिसको दिया था FW टेलर ने। अब आ जाइए जी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर ने दिया था। ये रेड टेपिज्म की बात करता है जिसमें फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इसको देखा जाता है हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, नहीं इम्पर्सनल होता है, फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन बहुत सारी चीजें इसमें होती है, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। मतलब सीधा सीधी बोल दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप कुछ करने जाते हो तो कितना सारी फॉर्मेलिटीज आपको देखना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जिसको मैक्स वेबर ने दिया था। इसके 5 प्रिंसिपल्स है, डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, रूल्स एंड प्रोसीजर, इम्पर्सनैलिटी एंड एम्प्लॉय एंड सिलेक्शन एंड प्रमोशन। तो ये 5 प्रिंसिपल इसमें दिए गए। इसकी क्रिटिसिज्म क्या है कि इसमें बहुत सारा पेपर वर्क होता है, लॉट्स ऑफ रूल रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नो इंपॉर्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। लीजिए जी, ये हो गया आपका 3 चीज खत्म, जो आपका क्लासिकल थ्योरी खत्म हो गया। अब आ जाइए बिहेवियरल थ्योरी, जिसको हम लोग न्यू क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, न्यू अल्टर मायो ने दिया है। तो इन्होंने 2 थ्योरी की बात करी, क्या, एक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एक बोलते हैं जी बिहेवियरल थ्योरी। तो जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो इंडिविजुअल वर्कर्स के लिए फोकस होता है, जो फोकस इंडिविजुअल बिहेवियर का, कि एक वर्कर्स का इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। और जो बिहेवियरल थ्योरी है वो कहती है कि पूरे ग्रुप का बिहेवियर कैसा है, नहीं तो आप, और जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो वर्कर को देखती है एज ए सोशल मैन, और जो बिहेवियरल अप्रोच में वर्कर्स को देखा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है जो हथर्ने एक्सपेरिमेंट में था, और जो बिहेवियरल अप्रोच क्या है वो जी वाइड स्कोप है। तो ये हो गया आपका क्या बिहेवियरल थ्योरी। और इसी में 2 तरीके की मोटिवेशन की बात करी गई है कि इंसान जो है 2 तरीके की मोटिवेशन काम करता है। एक तो है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, और जिसमें हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, एक है सिस्टम अप्रोच और दूसरा है कंटिजेंसी अप्रोच। सिस्टम अप्रोच कहता है कि हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होती है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तभी तो उसको सिस्टम कहा गया, नहीं जिसको चर्चमैन वेस्ट ने दिया था। 4 टाइप के सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, जनरल सिस्टम और स्पेशलाइज्ड सिस्टम। और उसके बाद है जी कंटिजेंसी थ्योरी, जिसको आप लोग सिचुएशनल थ्योरी भी कहते हो। इसको लॉरेंस ने दिया था और पॉल हर्से ने, ये दोनों ने दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक बेस्ट वे नहीं हो सकता, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। हर सिचुएशन का एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लीजिए जी, मैनेजमेंट के इवोल्यूशन आपके खत्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं। सर देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब आप
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ एक डिपार्टमेंटेशन फॉर्मेशन करते हो, डिपार्टमेंट बनाते हो अलग अलग लोगों का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सर ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल वाले होते हैं वो पोजीशन रिलेटेड होते हैं, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल, लाइन स्टाफ, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, ये सारे वाले नहीं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा जी होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मिलिट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें क्या होता है आप हमेशा टॉप टू बॉटम जाते हैं। जैसे नीचे वाले लोग की वैल्यू वहां पे बहुत कम होती है, मतलब नीचे बोले तो सुपीरियर की वैल्यू ज्यादा चलती है वहां पे, नहीं, जिसको हायरार्किकल फॉर्म भी कहा जाता है। और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप की बात की जाती है, वर्टिकल टू डाउनवर्ड या टॉप टू बॉटम अप्रोच भी इसको कहा जाता है। सबसे पहला फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन में आने का, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं और कैसी बात करते हैं, अर्ली और मिलिट्री वाली की बात करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा अच्छा सुपीरियर को समझा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो सब आप किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो प्रिंसिपल आपके सबसे ऊपर होंगे, उसके नीचे एचओडी, उसके नीचे डायरेक्टर, उसके नीचे प्रोफेसर और तब जाके उसके नीचे स्टूडेंट आते हैं। नहीं, दूसरा है जी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वहां काम जो होती है सारा का सारा काम कौन करता है, लाइन वाला करता है। स्टाफ जो होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनको सजेशन देने का काम करते हैं। तो सजेशन देने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस्ड होता है। तो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का रोल होता है सिर्फ सजेशन देना, सारी की सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होती है, तो सर इस सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन की ही होती है, नहीं। हाँ जी, तो अब इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि स्टाफ जुड़ रहा है तो वो एक्सपर्ट नॉलेज लेके आता है, नहीं उसको जिससे बेनिफिट्स हो सकता है। ये कंफर्म नहीं होता है कि वो एक्सपर्ट की नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सिर्फ उनको एक्सपर्टीज दिया जाता है ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो जाए, नहीं। हाँ जी सर, अब क्या है, तीसरा है जी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिपार्टमेंटेशन का फंक्शन का डिवाइड कर देना, बांट देना उसको, नहीं। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। अब जो परचेजिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे मार्केटिंग के, तो वो सारा का मार्केटिंग बोल रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, मानते हैं ए प्रोडक्ट, बी सी डी ई एफ, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसकी परचेजिंग वो उस डिपार्टमेंट में होगी। एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज वो देखेगा, फाइनेंस वो देखेगा, मार्केटिंग अलग डिपार्टमेंट है वो देखेगा। तो हर किसी का क्या फंक्शन, काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट बांट देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा एक चीज यहां पूछा जाता है कि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया, तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है जेम्स डी मूने ने दिया है, कमिटी डब्ल्यू.एच. न्यूमैन ने दिया है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन C.I. बामार्ड ने दिया है, ऑर्गेनाइजेशन M. मैकफार्लान ने दिया है और फंक्शनल लीडरशिप हैकमैन एंड वॉल्चर ने दिया है, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है, पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको फॉर्म किया जाता है, जैसे ही वो टास्क खत्म काम खत्म, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे मान लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो हमें क्या चाहिए होता है, बंदे चाहिए होते हैं, तो जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन आती है अपना काम करती है, काम खत्म करके चले जाती है, नहीं। इसीलिए क्या है बोलता है वर्क इज डिफाइंड बाय द स्पेसिफिक गोल एंड टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट, नहीं, जिस दिन टारगेट कंप्लीट डेट उसका कंप्लीट। अब कंप्लीट उसके बाद है जी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जब ग्रुप ऑफ पीपल जहां कमिटी फॉर्म की जाती है, आफ्टर द वर्क कमिटी भी क्या हो जाती है, डिमोलिश्ड हो जाती है, नहीं। हाँ जी सर, उसके बाद है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहां फंक्शनल और प्रोजेक्ट दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इसको एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वो यूनिटी ऑफ कमांड में कहा गया था कि एक आदमी से एक ही कमांड मिलेगा। अब यहाँ दो तरीके के मैनेजर होंगे, प्रोजेक्ट वाला भी और फंक्शनल वाला भी। तो ज्यादा सबसे रोल किसका, फंक्शनल का, क्योंकि ये हमेशा काम करते रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट वाला का तो काम लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एक टाइम पे आया वो काम करके चला गया, ठीक है। हाँ जी सर, तो प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स प्रोजेक्ट और फंक्शनल के साथ मिलकर बनाता है क्या, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें आप दो मैनेजर से आपको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। लीजिए जी, ये आपको मिल गए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स। इसमें आ जाता है इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती नहीं है, वो व्हाट्सएप वगैरह पे जो बनती है उसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, वैसे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, नहीं। स्कैटर्ड अप्रोच होता है जहां कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती है, उसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो मेनली क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाएगा, तो बाकी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब चले नेक्स्ट क्या है सर,
नेक्स्ट जो है ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखिएगा सिंपल सा फंडा समझिएगा। ऑथोरिटी का मतलब होता है राइट टू ऑर्डर, नहीं, और जिसके पास ऑथोरिटी होता है वो उसको पावर दे सकता है। अब दो तरह की ऑथोरिटी, एक तो अपने डेजिग्नेशन को यूज करके बंदा ऑर्डर देता है जिसको हम लोग ऑफिशियल अथॉरिटी बोलते हैं, और दूसरा क्या, जब पर्सनल अथॉरिटी देता है, जैसे पापा, आपको पापा हो गए आपके, तो आपके लिए क्या वो अथॉरिटी है नहीं, तो उसको पर्सनल अथॉरिटी बोलते हैं। तो ऑफिशियल मतलब जहां ऑफिस के थ्रू मिल रहा है, और पर्सनल मतलब पापा के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अथॉरिटी का मतलब राइट टू ऑर्डर। अब जैसे ही अथॉरिटी से आपको ऑर्डर मिलता है, अब आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको परफॉर्म करो। नहीं, परफॉर्म क्यों, क्योंकि सर जैसे आपने मुझे बोला कि ये चीज पढ़ लो और मैं पढ़ के नहीं गया तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी किसकी होगी, आप ही की होगी। क्यों, क्योंकि आप नहीं करके जाओगे तो आंसर भी आप ही दोगे। नहीं, तो इसीलिए अथॉरिटी मतलब गिव पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको लेना है, और अकाउंटेबिलिटी भी किसकी, आप ही की होगी कि आप क्यों नहीं करके गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब देखिएगा, अब होता है जी बैरियर्स टू इफेक्टिव। अब देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या मतलब होता है, अथॉरिटी को क्या हम डेलीगेट कर सकते हैं, डेलीगेट मतलब बांट देना, नहीं, तो अथॉरिटी को हम बिल्कुल बांट सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मैनेजर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो मैनेजर्स क्या करता है, अपने टीम में से किसी को जो बहुत ज्यादा होता है उसको कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देके चला जाता है, उसको कुछ कुछ अपने पावर देके चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि जो मुझे पावर था उस पावर को मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा जी, अब उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है जी आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं, उसके बाद आता है जी हाँ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बेसिक सा अप्रोच है। सेंट्रलाइज अप्रोच वो अप्रोच होता है जहां सब कुछ सेंटर में होता है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका हेड, जिसका जो मैनेजमेंट बोल दे वही काम सारा को करना पड़ेगा। और डिसेंट्रलाइज जो अप्रोच होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें डिसीजन मेकिंग सबको लेने का होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो अभी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना वो होती है, जैसे चलिए आइए डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। बोलता है जो मॉडर्न अप्रोच है, वाइड है, फ्लैट है और हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच। जहां पे डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, एम्प्लॉय सेंटर्ड होता है, जहां पे एम्प्लॉय की वैल्यूज की जाती है, उसको पावर क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसको मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। नहीं, हाँ, तो यही हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। और जो है आपका सेंट्रलाइजेशन अप्रोच वो क्या होता है, तो सर ये मोर मतलब ये सारा का सारा बॉस सेंटर्ड होता है, मतलब सारा डिसीजन कौन लेगा, सारा डिसीजन बॉस लेता है यहाँ पे। नहीं, हाँ जी सर, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन अप्रोच। बस एक ही वर्ड से याद रखिएगा ना, सेंटर, जो सेंटर है वही हेड है। और डिसेंट्रलाइजेशन में याद रखिएगा डिसेंटर मतलब वो पावर को क्या कर दिया, डिसेंटर कर दिया, अलग अलग लोगों में बांट दिया, दैट्स इट। उसके बाद है जी स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल का देखिएगा, ये है ना स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब हो गया कि एक सुपीरियर के अंदर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पैन ऑफ कंट्रोल, है ना, कि एक पर्सन कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। अब देखिएगा इसमें से सबऑर्डिनेट और रिलेशनशिप बेस्ड का मैथमेटिकल कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला पूछा गया है कभी कभी। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप इसको बोलते हैं जी एन, क्या बोलते हैं, एन। उसके बाद है क्रॉस रिलेशनशिप, क्रॉस रिलेशनशिप को कहा जाता है एन इंटू एन माइनस वन। उसके बाद है ग्रुप का रिलेशनशिप, ग्रुप रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है एन टू एन माइनस वन, ये इसको बोलते हैं क्या, ग्रुप रिलेशनशिप। तो ये क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मन करे तो याद कीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखिएगा जी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया है, सर पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। पीटर एफ ड्रकर ने क्या बोला, बोला हर बंदे को अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग अपनी गोल क्या करना, सेट करना। नहीं, अच्छा देखिएगा प्रोसेस ऑफ एमबीओ, इसको स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, वो सेट करता है कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव को, फिर उसको अलाइन करता है एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव से, फिर मॉनिटर क्या करता है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, फिर इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को, और लास्ट में एम्प्लॉय को क्या देता है, बेनिफिट दे देता है। अब आइएगा जी, अब हम लोग चलेंगे मोटिवेशन थ्योरी की तरफ, है ना। मोटिवेशन थ्योरी में सबसे पहला जो थ्योरी है वो है रेंसिस लिंकर्ट ने दिया है। उन्होंने क्या बोला कि मोटिवेशन एक फिजिक फोर्स है जो इंडिविजुअल को गोल की ओर ले जाती है। नहीं, इन्होंने चार तरह के मोटिवेशन की बात करी कि मोटिवेशन जो है इंट्रिंसिक भी होता है, अंदर से भी आता है,
और एक्सट्रिंसिक बाहर की वजह से भी आता है। एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। तो सर इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो जहां पे आप खुद काम करना चाह रहे हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं कि अंदर से मोटिवेशन आना। जैसे अभी आपको पढ़ने का मोटिवेशन अंदर से आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि अभी आपके एग्जाम है। लेकिन अगर यही 2-3-4 महीना पहले होता तो वहां पे आपको अगर कोई मोटिवेट करता कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम है, ये है वो है, तब आपके जाके या फिर बोलता कि चलो मैं पैसे दे रहा हूं, थोड़ा पढ़ लो, ये वो करो, तो वो क्या है? वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर वाला मोटिवेशन है। अब जैसे देखो, एक मोटिवेशन ऐसा हो रहा है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आपको बोल रहा हूं बच्चा पढ़ लो, एक दिन कुछ कर लोगे अच्छे से, और एक मोटिवेशन अगर नहीं पढ़ोगे ना, थपेड़े मार के एकदम पढ़ाएंगे आपको, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। तो पॉजिटिव भी मोटिवेशन होता है और नेगेटिव भी होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी होता है। तो ये किसने कहा? ये रेंसिस लिकर्ट ने कहा है, नहीं? हाँ जी। अब देखिएगा, मोटिवेशन की दो तरीके की थ्योरीज होती हैं। एक थ्योरीज को हम लोग बोलते हैं क्या? एक थ्योरीज को बोलते हैं जी प्रोसेस थ्योरीज, और एक थ्योरी कहलाती है कंटेंट थ्योरीज। ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, ये है प्रोसेस थ्योरीज और ये है कंटेंट थ्योरीज। तो कंटेंट थ्योरीज बताती है कि क्या मोटिवेट करता है आपको, नहीं, और प्रोसेस थ्योरीज बताती है कि कैसे मोटिवेट करता है आपको। तो कंटेंट थ्योरीज में आपके 4 थ्योरीज आती है। एक तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ज़बर्ग की हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, तीसरा है मैकलेंड की न्यू थ्योरी और आल्डर्स अर्ज थ्योरी। ये 4 थ्योरी जो है कंटेंट थ्योरी है। प्रोसेस थ्योरी में ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी। आइए एक एक की चर्चा हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े चर्चा इसकी हम करेंगे, नहीं? हाँ जी सर। तो देखिएगा, सबसे पहले मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें उन्होंने 5 स्टेप की बात की है। एक फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, तीसरा सोशल नीड्स, चौथा सेल्फ स्टीम नीड्स और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिक नीड्स को लेकर है, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर हो गया। सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स है नीड सेफ्टी को लेकर, फिजिकल डेंजर को लेकर। सोशल नीड्स हो गया, सोशल एनिमल दे नीड लव एंड अफेक्शन, है ना, उसको लेकर। उसका सेल्फ स्टीम नीड है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्टीम, ठीक है ना, ऑफ ए फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है वो होता है एक्सट्रीम लेवल पर। तो ये क्या हो गई? ये हो गई जी आपकी किसकी थ्योरी, है ना, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जिसने 5 स्टेप्स की बात करी है। अब है हर्ज़बर्ग की मोटिवेशन थ्योरी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने 2 चीजों की बात की कि मेंटेनेंस फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर। इन्होंने बोला कि वो फैक्टर जिसके होने से बंदा या कोई भी वर्कर्स मोटिवेट रहेगा, और अगर नहीं होगा तो बंदा न्यूट्रल रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क उसको नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं मोटिवेशन फैक्टर। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे मान लेते हैं वो कोई मोटिवेशन देने वाला है तो भी ठीक, नहीं है तो कोई फर्क उससे बहुत ज्यादा उसको पड़ने वाला नहीं है। जैसे अचीवमेंट उसने किया, कोई एडवांसमेंट मिला, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कोई अच्छा सा, तो ये क्या है? ये सब मोटिवेशनल फैक्टर है, जिससे अगर मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा होता है जी मेंटेनेंस फैक्टर। ये वो फैक्टर है जिसका होना बहुत जरूरी है। जैसे बेसिक फैक्टर्स लाइक कंपनी की पॉलिसी, टेक्निकल सुपरविजन, सैलरी, है ना, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, ये सारा क्या है? ये सारा मेंटेनेंस फैक्टर है। अगर ये सारा फैक्टर नहीं हुआ तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे? काम छोड़ के चले जाएंगे। तो इन्होंने हर्ज़बर्ग में टू फैक्टर थ्योरी की बात की है। पहला मोटिवेशनल फैक्टर, दूसरा मेंटेनेंस फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर है तो भी ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेंटेनेंस फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है मैकलेंड की नीड थ्योरी। इसको हम लोग 3 नीड थ्योरी भी कहते हैं। सबसे पहला नीड फॉर पावर। पावर मतलब पावर, देखिए इसको पा से याद रखिएगा। नीड फॉर पावर मतलब पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट। ये प्रोसेस में ही पूछ सकता है कि पावर पहले कि एफिलिएशन की अचीवमेंट। तो पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट की बात कर रहा है कि सबसे पहले नीड फॉर पावर होता है तो उसमें हाई पावर, ग्रेट कंसर्न फॉर एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल की बात करता है। एफिलिएशन में बोलता है प्लेजर फ्रॉम द बीइंग लव्ड एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी, और अचीवमेंट में बोलता है इंटेंसिव डिजायर टू अचीव। तो इसको कैसे याद करना है? पा, मैकलेंड की पा थ्योरी, PAA, पा थ्योरी, पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट। उसके बाद आ जाता है जी अर्ज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आल्डर्स अर्ज ने दिया था, और ये कुछ नहीं है, ये मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का एक्सटेंशन है। इन्होंने 3 चीजें बात की, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ, ERG। अर्ज थ्योरी मतलब ERG। तो एग्जिस्टेंस किससे आता है? फिजियोलॉजिकल प्लस सिक्योरिटी नीड्स। ये जो पहला और दूसरा नंबर की जो मास्लो की थ्योरी थी उसको इन्होंने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। एग्जिस्टेंस इक्वल टू फिजियोलॉजिकल प्लस सिक्योरिटी नीड्स।
फिर दूसरा है आर, आर फॉर रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस मतलब सोशल प्लस हाफ सेल्फ स्टीम नीड्स, मतलब उन्होंने जो फोर्थ नंबर की जो नीड थी उसको आधा जोड़ दिया और सोशल नीड्स को जोड़ दिया। और ग्रोथ में आ जाता है फिर से वही हाफ सेल्फ स्टीम प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या स्कीम। तो ये इन्होंने अर्ज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में किसका था, मास्लो का एक्सटेंशन है। और इन्होंने तीन चीज की बात की, क्या, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि मास्लो थ्योरी का 1+2 एग्जिस्टेंस, मास्लो थ्योरी का रिलेटेडनेस में 3+4.5, ठीक है, और फिर ग्रोथ में 4.5+5। ये याद रखिएगा, याद रखने का तरीका आपका है, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया अर्ज थ्योरी। अब आ जाते हैं विक्टर वुम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो प्रोसेस थ्योरी शुरू हो गई है आपका, वो कंटिन्यू थ्योरी खत्म। अब है इसको VIE थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी थ्योरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विक्टर वुम्स की थ्योरी है, आल्सो कॉल्ड VIE थ्योरी। अब देखिए VIE थ्योरी बोलता है वैलेंस, इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेक्टेंसी की बात करता है। बोलता है मोटिवेशन फोर्स तब आता है जब हमारे पास वैलेंस, इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेक्टेंसी को मल्टीपल करते हैं। तो वो यहाँ वैलेंस को इन्होंने रिवॉर्ड कहा है, इंस्ट्रूमेंट को परफॉर्मेंस कहा है और एक्सपेक्टेंसी को क्या कहा है, एफर्ट कहा है। और इन तीनों को जब मिला दिया जाता है, जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमें आता है क्या, मोटिवेशन, मतलब रिस्पॉन्स टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस करने का रिस्पॉन्स हमारे अंदर आ जाता है। फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूं, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपेक्टेंसी, इसको विक्टर्स की वुम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहते हैं, VIE थ्योरी भी कहा जाता है। VIE मतलब वैलेंस, इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेक्टेंसी। वैलेंस को कहा गया है रिवॉर्ड, इंस्ट्रूमेंट को परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेंसी को एफर्ट, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या आता है, मोटिवेशन, काम करने की क्षमता। तो ये तो हो गया जी क्या, विक्टर वुम थ्योरी। अब आ जाते हैं जी, दो थ्योरी हमारे पास और है, क्या, एक तो XY थ्योरी और एक बोलते हैं जी Z थ्योरी। नहीं, हाँ, XY थ्योरी क्या है सर, मैकग्रेगर डगलस ने दिया है। तो XY थ्योरी का मतलब सबसे पहले क्या सर, X थ्योरी जो है लेजीनेस के लिए, वो जो अपना काम को डिसलाइक करते हैं, उसको जबरदस्ती फोर्स करके भेजना पड़ता है ना। नेगेटिव सेंस ऑफ थ्योरी की बात करता है कि मैनेजमेंट में जो नेगेटिव काम है वो सारा का सारा X थ्योरी बात करता है। और Y थ्योरी जो है वो एक्टिव की बात करता है कि लोग अपने खुद से काम पे जाते हैं, है ना, उनको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो राइट कंडीशंस में मोटिवेटेड हमेशा रहते हैं। तो मैकग्रेगर ने X और Y दोनों थ्योरी दी है, X नेगेटिव फैक्टर को लेकर है और Y पॉजिटिव फैक्टर को लेकर है। अब है थ्योरी Z। थ्योरी Z बोलता है ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करता है, विलियम ऑची ने दिया था, इन्होंने इसको मॉडर्न थ्योरी कहा। बोला इन्होंने बात किया सेंस ऑफ डेडिकेशन का, सेल्फ डिसिप्लिन का, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्किल्स की बात इन्होंने करी है। अब देखिएगा जी, अब है एक है स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी। स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या बोला, स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है कि अगर बंदा अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए और बुरा काम करेगा तो उसको मोटिवेट करो, नेगेटिव वे में नहीं तो पर भी। तो इन्होंने तीन चीज की बात की, रिवॉर्ड, पनिशमेंट और एक्सटेंशन की बात करी है। इसको कैरेट और स्टिक अप्रोच भी कहा जाता है, जहां प्रेज, अप्रिसिएशन और ये सारी चीजें दी जाती है। नहीं, उसके बाद है जी पॉटर लॉलर मॉडल। पॉटर लॉलर मॉडल ने क्या बोला इन्होंने चार चीज की बात की, एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवार्ड और सेटिस्फेक्शन। बोला रिवॉर्ड कॉज होता है किसके, सेटिस्फेक्शन का, और परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करता है सम कुछ रिवॉर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जी पॉटर लॉलर मॉडल। चार चीज की बात, एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड और सेटिस्फेक्शन। ध्यान रखिएगा एक एक चीज। उसके बाद क्या, उसके बाद है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है सर, ये बात करता है इक्वालिटी की, नहीं, क्या बोलता है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना काम उतना पैसा। तो इन्होंने बात किया कि अगर आउटकम ज्यादा हो, इनपुट कम हो, तो उसको आप वर्कर्स को क्या होगा, गिल्ट फीलिंग होगा। अगर आप कम पे करोगे मतलब आउटकम कम हो जाएगा और इनपुट ज्यादा होगा तो डिससेटिस्फाई आप हो जाओगे। और अगर बराबर बराबर दोगे, जितना वो काम किया उतना आप अगर पैसा दोगे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वर्कर्स को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये क्या है, ये है जी आपकी मोटिवेशन थ्योरीज खत्म हो गई। अब आइए जी लीडरशिप थ्योरीज में, देखते हैं लीडरशिप थ्योरीज कितने तरह की और क्या क्या है। बस इसको खत्म करके मैनेजमेंट हो जाएगा जी हमारा खत्म। आइएगा जी, देखिएगा लीडरशिप थ्योरी तीन तरीके की, एक ट्रेड थ्योरी है, एक बिहेवियर थ्योरी, और बिहेवियर में तीन अप्रोच है, एक लीडरशिप स्टाइल के बेसिस पर, दूसरा डायमेंशन के बेसिस पर, और तीसरा जो है वो है आपका बेस्ड ऑन लीडरशिप ग्रिड के बेसिस पर। और जो थर्ड लीडरशिप की थ्योरी है वो है जी कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जिसमें अलग अलग, जिसको सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं, और जिसमें चार तरह की थ्योरी को हमें पढ़ना है। तो ये सारी थ्योरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा, तभी क्लियर होगा। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं।
देखिएगा सबसे पहला थ्योरी क्या है, सबसे पहला थ्योरी है जी ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी का मतलब होता है जो लीडर के अंदर क्वालिटीज होती हैं, स्किल्स होती हैं, उसके लिए को लेकर जो थ्योरी बनी है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड थ्योरी, है ना। जो अब अचीवमेंट ड्राइव की बात करता है, लीडरशिप मोटिवेशन की बात करता है, नहीं ये वाला चीज, इसको बोलते हैं ट्रेड थ्योरी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी आपका बिहेवियरल थ्योरी। नहीं, बिहेवियरल थ्योरी में क्या बोला कि बिहेवियर की बात करेगा, नहीं इफेक्टिव लीडरशिप इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव रोल, आप कैसा रोल प्ले करते हो वो सारे उसकी बात की जा रही है। अब देखिएगा इसमें तीन तरीके का, एक तो लीडरशिप स्टाइल के बेसिस पर है। लीडरशिप स्टाइल के बेसिस पर जो थ्योरी है वो तीन तरीके की है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा में खोजा है। इसको कहाँ किसने खोजा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा ने। इन्होंने तीन तरह की थ्योरी की बात करी कि लीडर जो होते हैं एक ऑटोक्रेटिक होते हैं, एक डेमोक्रेटिक होते हैं और एक लेजर फेयर होते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर जो होते हैं वो क्वांटिटी में बेस्ट होते हैं, डेमोक्रेटिक क्वालिटी में बेस्ट होते हैं और लेजर फेयर कहीं भी बेस्ट नहीं होते हैं, फालतू होते हैं, नहीं ये चीज। अब उसके बाद जो है स्टडी बेस्ड ऑन दी किस पर, स्टडी बेस्ड ऑन दी आपका डायमेंशन, ये हो गया आपका लीडरशिप स्टाइल कंप्लीट किया अपने डायमेंशन के बेस पर है। एक है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी थ्योरीज। ओहियो स्टेट बात करता है लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनेयर, LBDQ की बात करता है, LBDQ की बात करता है। जिन्होंने इन्होंने दो चीजें की बात करी, बोला भाई साहब क्या लीडर के बिहेवियर को दो तरह से देखा गया है, कैसे, एक सबऑर्डिनेट और एक लीडर, जिसमें बोला गया कि लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनेयर बनाया जाएगा और एक लीडर ओपिनियन क्वेश्चनेयर बनाया जाएगा। और ये सारे चीजों को एनालाइज करने के बाद इन्होंने दो बातें कही है, एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की बात कही है और कंसिडरेशन बिहेवियर की। यही दो सवाल पूछा गया है इसमें से, अगर डायमेंशन में ओहियो स्टेट में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, जिसमें कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, ये देखिएगा, और दूसरा जो है कंसिडरेशन बिहेवियर की बात किया जाएगा, कंसिडरेशन बिहेवियर की बात की जाएगा, नहीं ये चीज। उसके बाद है दूसरा जो है उसके बेस पर मिशिगन स्टेट थ्योरी। अब मिशिगन स्टेट थ्योरी किसकी बात करती है, ये दो चीजों की बात करती है, एक टास्क सेंटर्ड लीडर बिहेवियर की बात कर रहा है, एक एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर बिहेवियर की बात कर रहा है, कि जो लीडर बिहेवियर होता है वो टास्क सेंटर और एम्प्लॉय सेंटर्ड होते हैं। अब आ जाइए सी नंबर पे, सी नंबर है बेस्ड ऑन द लीडरशिप ग्रिड। अब लीडरशिप ग्रिड के बेसिस पर तीन चार थ्योरीज हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला है ब्लैक एंड माउंटेन मॉडल। ब्लैक एंड माउंटेन मॉडल क्या कहता है ये ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जी। ब्लैक एंड माउंटेन मॉडल जो है वो आपको बता रहा है किसके बारे में, प्रोडक्शन और पीपल के बारे में, नहीं कि जिसको मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बात करी पांच चीजों की, क्या, इम्पोवरिश मैनेजमेंट की। जो मैनेजमेंट होते हैं इम्पोवरिश कब होता है, जब कंसर्न प्रोडक्शन पे एक होता है और कंसर्न प्रोडक्शन पे आपका कितना, हाँ एक होता है, और कंसर्न पीपल पे 9, एक मिनट रुकिएगा, हाँ कंसर्न प्रोडक्शन पे 9 होता है और कंसर्न पीपल पे 1 होता है। नहीं देखिएगा इसको एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये देखिएगा। तो इसमें इन्होंने क्या बात करी है, 5 चीजों की बात करी। एक तो बात करी है इम्पोवरिश मैनेजमेंट की, और इन्होंने कंसर्न किस पे दिखाया है, कंसर्न दिखाया है जी प्रोडक्शन पे, नहीं हाँ यहां बोला 9 होगा, और कंसर्न जो है पीपल पे 9, कंसर्न पीपल पे कितना दिया है, इन्होंने पीपल पे कंसर्न मात्र 1 दिया है, नहीं हाँ जी। दूसरी इन्होंने बात करी है किसकी, कंट्री क्लब की, कंट्री क्लब मैनेजमेंट की। अब ये क्या है, ये 1 है और ये 9 है। और टास्क मैनेजमेंट की बात में कि इन्होंने क्या करी है, बोला कि इसको 9 रेटिंग देंगे, इसको 1 देंगे। और टीम मैनेजमेंट की जो बात करी है, टीम मैनेजमेंट में इन्होंने 9 और 9 रेटिंग दिया है। और लास्ट जो आता है मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, इसको इन्होंने 5-5 में रखा है, क्योंकि मिडिल है तो 5 और 5 में। ध्यान दीजिएगा इससे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 इससे पूछा गया है। किसकी बात कर रहे हो, आपका ब्लैक एंड माउंटेन की बात कर रहा हूं। कैसे पूछेगा सर, तो इससे ऐसे पूछ देगा कि 9 और 1 रेटिंग किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा इम्पोवरिश मैनेजमेंट का है। अगर पूछ देगा 9 और 9 रेटिंग किसका है, तो ये बताना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट का है। तो ये क्या है, ये आपका ब्लैक एंड माउंटेन का मॉडल है। नेक्स्ट मॉडल जो है, आइएगा देखते हैं नेक्स्ट मॉडल क्या मैंने, नेक्स्ट मॉडल लिकर्ट सिस्टम है। लिकर्ट सिस्टम का मॉडल उन्होंने बस 4 चीज की बात करी कि सिस्टम 4 तरीके से चलते हैं। एक को बोलते हैं एक्सप्लॉइटेटिव, शोषण करने वाला, दूसरे को बोलते हैं बेनेवोलेंट, रिवॉर्ड देने वाला, तीसरा होता है कंसल्टेटिव, मतलब डिस्कशन के करने वाला, और चौथा है पार्टिसिपेटिव ग्रुप, मतलब मिलजुल के काम करने वाला। जो फर्स्ट 2 सिस्टम है वो साइंटिफिक स्कूल बोला जाता है, क्लासिकल अप्रोच पे काम करते हैं। और लास्ट 2 सिस्टम है जिसको ह्यूमन रिलेशन बोला जाता है, ह्यूमन रिलेशन थॉट
की बात करता है। तो लिकर्ट स्टेप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये ब्लैक एंड माउंटेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस इसको एक बार ध्यान में रखिएगा कि जो 5 चीजें हैं, क्या क्या, स्टडी बेस्ड ऑन आपका पीपल और प्रोडक्शन कंसर्न पे, तो इम्पोवरिश 9 नंबर और पीपल का कंसर्न 1 नंबर, ऐसे याद कर सकते हैं। इम्पोवरिश प्रोडक्शन 1, पीपल 9, कंट्री क्लब 1-9, टास्क मैनेजमेंट 9-1, टीम मैनेजमेंट 9-9, मिडिल ऑफ द रोड 5-5, ऐसे याद कर सकते हैं, इससे आपका बन जाएगा। अब चलिए जी नेक्स्ट, उसके आगे देखिएगा। अब चलते हैं क्या लास्ट में कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ क्या लीडरशिप, जिसको हम लोग सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। आइएगा जी, तो सबसे पहला पेडलर थ्योरी की बात करें, इन्होंने 3 चीज की बात करी है। एक तो है लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर की बात करी है, लो एलपीसी और हाई एलपीसी। तो लो एलपीसी में टास्क ओरिएंटेड, टास्क रिलेशनशिप और पावर, ये टीआरपी की बात करी है, याद रखिएगा। पेडलर का जो कंटीजेंसी मॉडल है, इस पे इन्होंने टीआरपी की बात करी है, टीआरपी, टास्क रिलेशनशिप और पावर। ये देखिएगा, टास्क रिलेशनशिप, बस इतना ही कीवर्ड से याद करना है, उससे ज्यादा नहीं याद करना है, क्योंकि यही कीवर्ड से आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन, और यही कीवर्ड ही पूछता है। और इसमें एक चीज और याद करना है, एलपीसी और एच एलपीसी, लिस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर और हाई लिस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर, ये इसकी बात करता है। और एक चीज और क्या, एक चीज टास्क रिलेशनशिप और पावर की बात करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लीडर टीआरपी की बात करता है, टास्क रिलेशनशिप और पावर। अब है हर्से और ब्लैंचार्ड का सिचुएशनल थ्योरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको मैं थोड़ा सा लिख के अच्छे से बता देता हूं, इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। ये लीजिए, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसको लाइफ साइकिल थ्योरी बोला गया है। क्या बोला गया है इसको? लाइफ साइकिल थ्योरी, ठीक है। कौन सा है? हर्से एंड ब्लैंचार्ड थ्योरी, ठीक है। ये देखिएगा, ये टास्क और रिलेशनशिप की बात करता है, नहीं तो इसमें इन्होंने 4 चीजें बोली है, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डिलीगेटिंग, ठीक है। और यहां इन्होंने बोला टास्क और ये बोला रिलेशनशिप। देखिएगा, जब टास्क हाई हो और रिलेशनशिप लो हो तो टेलिंग होता है, जब टास्क हाई हो और रिलेशनशिप भी हाई हो तो सेलिंग होता है, और जब टास्क लो हो और रिलेशनशिप हाई हो तो इसको पार्टिसिपेटिंग कहते हैं, और दोनों जब लो हो तो इसको डिलीगेटिंग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन, इससे बहुत पूछा गया है। तो ये किसका है? हर्से और ब्लैंचार्ड का मॉडल है, जिन्होंने टास्क और रिलेशनशिप की बात की थी, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डिलीगेटिंग की बात करी है। अब है रॉबर्ट का हाउस पाथ गोल थ्योरी। रॉबर्ट का हाउस पाथ गोल थ्योरी कुछ नहीं, 4 लीडरशिप स्टाइल की बात करता है। बोलता है डायरेक्टिव स्टाइल होते हैं, सपोर्टिंग स्टाइल होते हैं, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल होते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं याद करना है इसमें कुछ। और जी लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, जो इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात करते हैं। इन्होंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये थ्योरी बनी है, बर्नार्ड एम बेस ने इसको दिया है। लीजिए जी, आपकी हो गई सारी थ्योरी खत्म। हाँ जी, तो आपकी हो गई सारी थ्योरी खत्म, और मैनेजमेंट को हमने पूरी तरीके से कर लिया कंप्लीट, ऑलमोस्ट 40 मिनट में, ठीक है। फिर अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद करता हूं इसी 1-1.5 घंटे की सीरीज में हम आपका सारा चीज खत्म कर देंगे। बस आप पेशेंसफुली इसको सुन लीजिएगा, 1-2 बार सुनिएगा, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि याद करना है, नहीं याद नहीं करना है, बस आपको सुन लेना है। सुनने से क्या होता है, माइंड में वो चीजें रह जाती हैं। अगर आप मान लो कभी पूरा नहीं पढ़े हो, इतना चीज नहीं पढ़ पाए हो, तो कम से कम सुन लोगे, और सुन लेने से वो कॉन्शियस माइंड में आपका क्या करता है, सबकॉन्शियसली ऐड हो जाता है। यानी कि माइंड में ऐड होने के बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं जब आपको ये सब चीजें दिखेगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा। नहीं, हाँ जी, तो इसको पेशेंसफुली बस सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।